डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस अबाउट ग्लोमेरुलोपैथीज और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कह सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट द वुमेंस कैप्सूल। एज यू नो कि अगर हमारी किडनी है राइट एंड लेफ्ट दोनों में, देर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, नियर अबाउट 3 to 4 मिलियन नेफ्रॉन्स, जो कि एक फिल्ट्रेशन का काम करते हैं हमारे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर करने का और नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अपने ब्लड स्ट्रीम में रखने के लिए। सो आई एम ड्राइंग वन नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जिसके थ्रू आपको मैं समझा सकूं कि कैसे फिल्ट्रेशन होता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। और अगर किसी तरह की डिजीज़ किसी भी लेवल पे आती है, चाहे बेसमेंट मेम्ब्रेन में, चाहे आपके एपिथेलियल सेल्स ऑफ द योर पोडोसाइट्स ऑफ द योर ग्लोमेरुलर सेल या नेफ्रॉन्स में, एंड या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किसी तरह से किसी बैक्टीरियल सेटलमेंट की वजह से या कुछ भी होता है, देन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये स्टार्ट कैसे होता है, या ग्लोमेरुलोपैथीज होती कैसे हैं, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो कैसे जाता है पर्सन्स को। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझिए कि अगर आपके पास बीमारी का आएगा कि कौन सी बीमारी आपको डिस्कस करनी है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पूछते हैं जनरली, या नेफ्रोपैथीज़ के बारे में पूछेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में पूछेंगे। सो कुल मिला के आपको जो बताना होगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो नेफ्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन द योर नेफ्रॉन्स। सो मैंने कुछ ड्रॉ किया है, जैसे कि ये है एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस इज एफरेंट एंड अपॉन योर ग्लोमेरुलस, एंड इसके जस्ट अबव आप देख रहे होंगे मेसेंजियम मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं मेसेंजियल सेल्स वगैरह होती हैं, या मेसेंजियम का जो नेटवर्क होता है जस्ट अपॉन योर एट्रियोल्स। देन आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एक इनकी एंडोथेलियल सेल्स बनाई हुई, जो आपकी एफरेंट एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स के जस्ट बॉर्डर पे है। दिस इज कॉल्ड एंडोथेलियल सेल्स एंड ऑफ द आर्टरीज। सो आर्ट्रियोल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स, सो इसके बीच में कुछ फेनेस्ट्रेशंस होते हैं। दीज आर द वेरी फेनेस्ट्रेटेड आर्ट्रियोल, यानी कि काफ़ी में छिद्र होते हैं जो कि फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, जो कि नियर अबाउट 70 to 100 नैनोमाइक्रोन के होते हैं। इनका मतलब जो साइज़ होता है वो 70 to 100 नैनोमाइक्रोन को होता है। देन फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे हम लोग। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, चार्ज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, नेगेटिवली चार्ज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, and then this is your women's capsule cells, like this is podocyte cell, इसको बोलेंगे पोडोसाइट्स बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, विसरल सेल्स, विसरल सेल्स ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। एंड ये क्या हो जाएंगी, पेराइटल सेल्स, parietal cells of the women's capsule. So in between all the podocyte cells, कुछ इंटरडिजिटेशंस के थ्रू, मतलब जैसे गैपिंग होती है, इसके गैप जो होते हैं, ये मान लीजिए गैप दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ स्लिट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर आपका
ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन का साइज़ जो होता है जस्ट नियर अबाउट आपका 70 to 100 मिलीमाइक्रोन होता है, नैनोमाइक्रोन सॉरी। एंड इससे थोड़ा बड़ा होता है आपका ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन हो जाता है। देन फाइब्रिनोजन वगैरह भी होते हैं। सो ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। दे कैन secrete by the your Bowman's capsule if there is any problem। अगर जैसे मान लीजिए कि मिनिमल चेंजेस होते हैं, जैसा कि आपको बुक्स वगैरह में दिखेगा कि मिनिमल चेंजेस ऑफ द योर नेफ्रॉन्स, देन कई बार क्या होता है कि ये जो एल्ब्यूमिन का है साइज जस्ट फिल्ट्रेशन स्लिट के बराबर होता है। जस्ट इसके बराबर होने की वजह से ये आ सकता है। और ये जो निगेटिव चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, निगेटिवली चार्ज होते हैं। और आपका ये भी जो एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये भी निगेटिवली चार्ज होते हैं। एंड ये भी निगेटिवली चार्ज होते हैं आपके ये बोमेंस कैप्सूल के सेल्स, जिनको हम लोग पोडोसाइट्स बोलेंगे। सो चार्ज यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसका साइज़ एल्ब्यूमिन का बहुत जस्ट इंटर करने के लायक होता है। और यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, इनका फिल्ट्रेशन स्लिट में साइज़ बढ़ जाएगी, तो एल्ब्यूमिन कैन लीक आउट। ओके, सो अगर एल्ब्यूमिन बाहर आ रहा है, अगर एल्ब्यूमिन बाहर आ रहा है तो इसको हम लोग, क्योंकि सिर्फ एल्ब्यूमिन आ रहा है, जब अगर किसी तरह की यहाँ प्रॉब्लम चल रही, चाहे बेसमेंट मेम्ब्रेन में, चाहे चार्ज कम हो रहा है, या किसी तरह की बीमारी यहाँ पर चल रही है आपके वोमेंस कैप्सूल के सेल्स में, तो ये क्या होता है, फॉल डाउन हो जाएंगी, गैपिंग दे देंगी और ये चला आएगा बाहर। तो अगर एल्ब्यूमिन बाहर आ रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव एल्ब्यून्यूरिया या सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया। ओके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आ रहा है, एल्ब्यूमिन बाहर आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया या सेलेक्टिव एल्ब्यूमिनुरिया। ओके, अगर ग्लोबुलिन भी आने लगे, जैसे किसी तरह की आपकी बीमारी ज़्यादा हो जाए, या इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा हो जाए, या परसिस्ट करता है इन्फेक्शन, और फिल्ट्रेशन स्लेट्स भी बढ़ जाएं, नेगेटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो जाए, और यहाँ आपके कैपिलरीज में किसी इन्फेक्शन के थ्रू ये जैसा कि आपने जब इन्फ्लेमेशन में देखा होगा कि ये डायबिटिस के थ्रू अगर चीज़ें आ रही हैं, अगर सेल्स बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं, तो आपके सेल्स भी बाहर आने लगते हैं। तो जैसे एल्ब्यूमिन आया तो ग्लोबुलिन भी आने लगेगा। अगर ग्लोबुलिन भी आने लगा, सो ये क्या हो जाएगा फिर, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया। ओके, तब इसको कहेंगे हम लोग नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया। ओके, सो नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया कब होगा, जब एल्ब्यूमिन भी आने लगे और ग्लोबुलिन भी आने लगे। अंडरस्टैंड? अगर ये दोनों आने लगते हैं तब हम इसको नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आते हैं सब ठीक है। बट अगर ये आपके जैसे प्रॉब्लम तब आएगी जब ये, अगर ये जैसे नॉर्मली आप जानते होंगे कि जो हमारा प्रोटीन है वो नियर अबाउट 3.5 ग्राम पर डे पर 24 आवर आपके आना चाहिए यूरिन में। अगर ये इसके अंदर है देन दिस इज़ कॉल्ड सबनेफ्रोटिक कंडीशन।
और रिवर्सिबल कंडीशन है, फिर से ठीक हो सकता है, बिकॉज ये हल्का सा पोडोसाइट्स वगैरह या अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन या किसी भी तरह का चार्ज या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं, और आपका 3.5 ग्राम पर डे के उससे अगर कम है देन दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर इससे ये बढ़ता है 3.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन बढ़ता है, अगर आपके यूरिन में ये इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, देन वी हैव टू वरी। अगर हमको इसमें जो है लगे कि प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है, देन हमको सोचने की ज़रूरत है। अब जब प्रोटीन ज़्यादा आने लगता है तो हमारा ये होता है कि भाई डिजीज़ेस बहुत हैवी हो रही होंगी, जिसकी वजह से ये हमारा वोमेंस कैप्सूल उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसमें से फिनेस्ट्रेशन बहुत बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बाहर आ रहा है। तो होता क्या है कि अगर ये ज़्यादा आने लगे, ओके, जब ये ज़्यादा आने लगता है, सो कुछ जो हमारा लीवर है, लीवर वो हमको एकोमोडेट करता है। लीवर जो क्या करता है, एकोमोडेट करता है विद द गिविंग सम प्रोटीन। सो जो लीवर होता है वो प्रोटीन आपके ब्लड स्ट्रीम में देता है, और वो कितना देता है, 10 to 12 ग्राम प्रोटीन वो एडजस्ट करने के लिए देता है। और अगर ये मेंटेन हो गया बाय द लीवर के प्रयासों से, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है, 10 to 12 ग्राम प्रोटीन देने के बावजूद भी यहाँ से जो प्रोटीन निकल रहा है वो 3.5 के ऊपर ही जा रहा है, यानी 5 ग्राम तक भी जाने लगता है। सो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अगर ये आपको एकोमोडेट कर रहा है, सो तब तो आपके यहाँ पर प्रोटीन का लेवल सही हो जाना चाहिए। बट आपका जो बाहर प्रोटीन आ रहा है वो ज़्यादा है, 5 ग्राम के करीब है, और इसके अंदर प्रोटीनीमिया हो जा रहा है, यानी कि जो आपकी इस तरह से मान लीजिए हमने आर्टेरियल फ्लो बनाया, एंड दिस इज़ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, ये तो आपके लीवर के देने के बावजूद भी इसमें प्रोटीन कम हो रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोटीनीमिया, यानी इसमें प्रोटीन कम हो रहा है। यहाँ प्रोटीन 5 ग्राम करीब चला जा रहा है। सो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर ये ज़्यादा प्रोटीन देने के बावजूद भी, लीवर के 10 to 15 ग्राम देने के बावजूद भी अगर ये ज़्यादा प्रोटीन नहीं है यहाँ पर, दैट मीन्स कि कुछ तो कहीं पर गड़बड़ है। सो हमने ये देखा है कि जो हमने जैसे कि बताया कि आपको दिस इज़ द सेल ऑफ द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये क्या करते हैं, इस प्रोटीन को, एक्स्ट्रा प्रोटीन को ये कैटाबलाइज कर लेते हैं एंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड ये जो है अपना साइज़ बढ़ा लेते हैं या फैटी हो जाते हैं। मैं बाद में बताऊँ फैटी क्यों होते हैं, बट ये आपके प्रोटीन को ले लेते हैं और कैटाबलाइज कर देते हैं। तो जो प्रोटीन को आपको बेसिकली यहाँ पर मेंटेन हो जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, सम पैथोलॉजी इज़ देयर, सो ये यहाँ पर बाहर आने लगता है, और बाहर भी आ जाता है तो यहाँ पर वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और 5 ग्राम के करीब बाहर आ रहा है और एब्जॉर्ब कर लिया गया मैक्सिमम, और इसके अंदर प्रोटीन की कमी होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोटीनीमिया। ठीक है, यहाँ प्रोटीनीमिया हो गया, और यहाँ प्रोटीनयूरिया हो गया, हैवी प्रोटीनयूरिया। ओके, सो प्रोटीनयूरिया हो गया, प्रोटीनीमिया होने लगा ब्लड में। तो जब प्रोटीनीमिया ब्लड में हो गया, स्टार्ट हो गया, तो
ये क्या हो जाएगा, यहाँ का ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है वो डाउन हो जाएगा, बिकॉज कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जो थे जो कि इसके ऑस्मोलिटी को मेंटेन करते थे, सो ऑन्कोटिक जो प्रेशर होता था वो मेंटेन कर रहे थे, सो इसकी वजह से ये ऑन्कोटिक प्रेशर इसका रिड्यूस हो जाएगा। जब ऑन्कोटिक प्रेशर रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है बढ़ जा रहा है, सो जो हमारा मान लीजिए कि ये आर्टेरियल एंड है और ये वेनस एंड है, तो यहाँ पर अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो रहा है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं उसमें वाटर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, वाटर ज़्यादा जब हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ आर्टेरियोल, सो ये गया तो बाहर और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जा कर के एक यहाँ एडिमा की कंडीशन बना देगा, एडिमिटिस कर देगा, यानी कि एडिमा प्रोड्यूस कर देगा। अगर प्रोटीन कम है और जो ऑन्कोटिक प्रेशर जो मेंटेन करते थे कुछ प्रोटीन जो कि लो हो गए, मान लो 27 mmHg से कम हो गए और ये 40 mmHg से ज़्यादा हो गया, तो मर्करी जो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये बढ़ गया, तो ये वाटर रिटेंशन इंटरस्टिशियल स्पेस में ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉडी में क्या होगी, स्वेलिंग आ जाएगी, बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, और ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनासार्का बोलेंगे, एनासार्का, या जनरलाइज्ड एनासार्का बोलेंगे, जनरलाइज्ड एनासार्का। ठीक है, जनरलाइज्ड एनासार्का तब होगा जब ये हैवी प्रोटीन्यूरिया हो रहा हो, प्रोटीनीमिया हो गया हो और वाटर रिटेंशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस बढ़ जाए। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर ज़्यादा आपके बॉडी में बॉडी फ्लूइड बढ़ने लगता है और ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ने लगता है, तो कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो, मान लीजिए कि मैं आपको फ्लो चार्ट से समझाऊं, फ्लो चार्ट से समझाऊं अगर, कि ब्लड हो गया आपका हाइपोऑस्मोलर, तो इससे क्या होगा, एक चीज़ और डेवलप होने लगेगी, हाइपोथैलेमस जो होता है आपका, हाइपोथैलेमस वो एक्टिवेट होगा और रिलीज़ करेगा आपका ADH, और जब ADH रिलीज़ करेगा तो नेफ्रॉन्स पे फ़र्क आ जाएगा, नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम आएगी और वो वाटर रिटेंशन को बढ़ावा देंगे, मतलब वो वाटर को और लाएंगे, ठीक है, आपके को देने की कोशिश करेंगे। तो जो हाइपोथैलेमस का ऑस्मो रिसेप्टर है, ऑस्मो रिसेप्टर है, वो वाटर और सोडियम को लाने की कोशिश करेगा आपके बॉडी में, फिर से रिटेन करने के ब्लड में लाने की कोशिश करेगा। बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि ये प्रेशर तो बढ़ा ही हुआ है, ऑन्कोटिक प्रेशर है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा ही हुआ है, सो इसका फिर भी वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑस्मोलिटी फिर भी कम रहेगी, ADH की रिलीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या होगा कि आपका वाटर आएगा तो ब्लड में, लेकिन फिर से ये एडिमा हो जाने की वजह से फिर से वाटर कम हो जाएगा, तो ये आपका भी काम नहीं हो पाएगा। और अगर फ्लूइड, जैसे कई बार क्या होता है कि कई तरह से मतलब ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए लग जाता है पूरा शरीर, तो इसी तरह से अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, जैसे कहेंगे कि लो वॉल्यूम
लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, अगर आपका वॉल्यूम ब्लड होगा ना, ब्लड में कंसंट्रेशन मतलब हैवी कंसंट्रेशन हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो रीनल परफ्यूज़न भी तो कम हो जाएगा, रीनल परफ्यूज़न कम होगा। रीनल परफ्यूज़न अगर कम होगा तो एक्स्ट्रा रेनिन स्टार्ट होगा बनना, एक्स्ट्रा रेनिन स्टार्ट होगा बनना। तो जब रेनिन स्टार्ट होता है बनना, मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, रेनिन स्टार्ट होगा बनना तो एंजियोटेंसिनोजन का वो करेगा, एंजियोटेंसिनोजन करेगा, एंजियोटेंसिनोजन का उत्पादन करेगा। फिर जब ये ज़्यादा वो हो जाएगा तो आपका एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस करेगा। एंजियोटेंसिन 1 जो है प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेगा, एंजियोटेंसिन 2 को प्रोड्यूस करेगा। और एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम होगा, जो वेसल्स हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स। सो कॉन्स्ट्रिक्ट करने के बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, फिर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा बढ़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा तो फिर एडिमा हो जाएगा। सो लो हाइपोस्मॉलर होने की वजह से हाइपोथैलेमस ने एडीएच रिलीज़ किया, एडीएच ने क्या किया, वाटर को तो बढ़ाया, बट फिर से जो है वाटर बढ़ाने की वजह से, लेकिन अंदर नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से फिर से वाटर बाहर चला जाएगा, एडिमेटस हो जाता है, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एडिमा हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड, ये मतलब कोई इसका काम नहीं हुआ। देन लो वॉल्यूम हो गया, आपका ब्लड का वॉल्यूम लो हो गया, लो वॉल्यूम होने की वजह से रीनल परफ्यूज़न कम हुआ, रीनल परफ्यूज़न कम हुआ तो एक्स्ट्रा रेनिन बनना स्टार्ट हुआ। एक्स्ट्रा रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिनेज के थ्रू एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 को प्रोड्यूस करेगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन्स करेगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर एडिमा हो जाएगा। ओके, अब कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि चलो अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वो सॉरी हाइपर कंसंट्रेटेड ब्लड हो रहा है, तो यहाँ पर ये मेंटेन करेगा लीवर वगैरह, लेकिन लीवर कई बार मेंटेन नहीं कर पाता और कुछ एक प्रॉब्लम और स्टार्ट हो जाती है, यानी लीवर जो होता है वो प्रोड्यूस करना चालू कर देता है क्या, लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन मेंटेन करना चालू कर दे, बढ़ाना चालू कर दे। और इसमें कई तरह के लिपिड्स जैसे LDL, VLDL एंड HDL भी कम हो जाता है, लेकिन उसको मान लो बेसिकली लिपोप्रोटीन्स का इंक्रीज ही करेंगे। सो हाइपर लिपिडीमिया कह सकते हैं इसको, कि हो जाता है हाइपर लिपिडीमिया हो जाएगा। तो जब ज़्यादा लिपिड आने लगेगा तो ये जो सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएंगे, यानी कि लिपोप्रोटीन की वजह से इनका साइज़ बढ़ जाएगा। और आपको जब ब्लड का वो लेंगे, सैंपल लेंगे या कुछ लेंगे, तो आपको फ्लोटिंग लिपिड भी दिखाई देगा, उसमें फ्लोटिंग लिपिड्स भी दिखाई देते हैं। आप जब सैंपल लेते हैं तो फ्लोटिंग लिपिड्स भी दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ हैवी लिपिडीमिया, मतलब लिपिड जो है बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो जब ज़्यादा लिपिड आपके इसमें लीवर प्रोड्यूस करने लगता है तो हाइपरलिपिडीमिया हो जाने लगता है। ठीक है, अब ये सारी कंडीशन जो बन रही है, अगर किसी के बॉडी में ऐसी कंडीशंस बन रही हैं
तो क्या क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, एक ट्रायड बनाते हैं जैसे मान लीजिए, यानी कि हाइपर प्रोटीन्यूरिया हुआ, हाइपर प्रोटीन्यूरिया हुआ, देन इट विल लीड टू, अगर प्रोटीन आपका यूरिन में ज़्यादा जा रहा है तो आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, प्रोटीन कम होने लगेगा, ठीक है, प्रोटीन कम होने लगेगा, तो इसको बोलेंगे हाइपोप्रोटीन्यूरिया, हाइपोप्रोटीन्यूरिया, ओके। देन जब हाइपरप्रोटीन्यूरिया होगा तो मैंने बताया कि जैसे प्रोटीन अगर लेस हो रहा है तो आपके जो जस्ट मिनट, प्रोटीन कम हो रहा है तो ये ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा, तो इसने इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी लाना स्टार्ट कर दिया या वाटर रिटेंशन बढ़ा दिया। तो ये जब स्टार्ट हो जाएगी चीज़ें तो आपके क्या होगा, जनरलाइज्ड स्वेलिंग होने लगती है, जनरलाइज्ड नसार का होने लगता है, यानी कि आपके क्या हो जाता है, इडिमा हो जाता है, ओके, जनरलाइज्ड इडिमा। सो जितनी भी ये कंडीशंस हो रही हैं, और लिपिडीमिया भी होता है, ओके। ये सब तो बात की बातें, बस 3 चीज़ें बेसिकली याद रखने होती जो कि हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम तब बोलेंगे जब हाइपर प्रोटीन्यूरिया हो रहा है, मतलब यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। हाइपोप्रोटीनीमिया यानी कि ब्लड कंसनट्रेटेड हो जाएगा, हाइपर कंसनट्रेटेड हो जाएगा। जब हाइपर कंसनट्रेटेड होता है तो इवन लीवर का एडीएच वगैरह भी उसको आपके हाइपोथैलेमस से एडीएच भी रिलीज़ होता है, उसके ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए, फिर भी वो नहीं मेंटेन कर पाता है। सो मेंटेन तो करता है किसी तरह से, लेकिन बिकॉज ऑफ लो कंसनट्रेशन ऑफ द योर प्रोटीन बहुत कम रहता है और हाइपर कंसनट्रेटेड ब्लड होता है, जिसकी वजह से ब्लड में से पूरा आपका वाटर फिर से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो जिसकी वजह से इडिमा हो जाता है, जनरलाइज्ड इडिमा हो जाता है, ये जनरलाइज्ड नसारका हो जाता है। और भी रेनिन वगैरह की वजह से, एंजियोटेंसिन 2 के रिलीज़ होने की वजह से कुछ प्रेशर बढ़ता है, तो जो आपके क्योंकि हाइपर कंसनट्रेटेड ब्लड हो जाने की वजह से, लो वॉल्यूम हो जाने की वजह से आपका इडिमा स्टार्ट होता है। तो ये ऐसी कंडीशन होती है क्योंकि परसिस्टेंट ये अगर इन्फेक्शन वगैरह बना हुआ है तो 3 चीज़ें बेसिकली पर्सन में रहेंगी, हाइपरप्रोटीन्यूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया एंड हाइपरप्रोटीन्यूरिया एंड जनरलाइज्ड इडिमा या इडिमा कह सकते हैं। दिस इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जैसे अगर आपको किसी भी पर्सन को देखना हो कि भाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसके जैसे मान लीजिए कि जो फेस है तो उसका जो पेरी ऑर्बिटल रीजन है वो पफ्ड रहेगा, वो सूजा हुआ रहेगा। जब वो मॉर्निंग में उठता है तो ये बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल इडिमा होते। फिर जब वो जैसे अगर अच्छा ये क्यों होता है, क्योंकि जो है यहाँ पर लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं या सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो कि सबसे लूजली अटैच्ड होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस एरिया, जो आँख का एरिया है आपके जस्ट नीचे पेरी ऑर्बिटल रीजन है, वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। सो हम जब किसी भी किडनी डिसऑर्डर के लिए शक करते हैं या देखते हैं कि भाई किसी को किडनी डिसऑर्डर हुआ क्या, या शक पे जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि पफिनेस होती है उसके पेरी ऑर्बिटल रीजन में। देन वो अगर जैसे पूरे दिन अपना खड़ा होकर काम कर रहा है या चल रहा है, तो ग्रेविटी के थ्रू आपका वाटर जो ब्लड सर्कुलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अगर वो बैठा हुआ है तो उसके लंबर रीजन में भी हो सकता है, उसके फिर वो खड़ा होकर चल रहा है तो पूरे ऑल ओवर बॉडी में भी वो हो सकता है, तो इसको जनरलाइज्ड स्वेलिंग हो सकती है, इडिमा हो सकता है, तो इसको जनरलाइज्ड एनासारका बोलेंगे, ठीक है। सो
जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसमें आपको हाइपरप्रोटीनीमिया, प्रोटीन्यूरिया, हाइपरप्रोटीन्यूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया एंड जनरलाइज्ड इडिमा एंड एक जैसे और भी चीज़ें अगर कहें तो लिपिड्यूरिया, ओके, लिपिड का जो ज़्यादा वो हो जाता है, तो ये भी आपके इसमें यूरिया में आ रहा है, यूरिन में आ रहा है, तो लिपिड्यूरिया होगा। फ्रॉथी यूरिन होने लगेगा, फ्रॉथी यूरिन होता है, ओके। और भी चीज़ें होती हैं, बट बेसिकली आप मेनली अगर आप देखना चाहते हैं यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में समझना चाहते हैं तो दिस इज़ सफिशिएंट। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको बाद में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी यही समझें कि सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया तब होगा यानी सब नेफ्रोटिक कंडीशन तब होगी जब सिर्फ एल्ब्यूमिन बाहर आ रहा है, और एल्ब्यूमिन सिर्फ बाहर आता है तो हम लोगों को वरी करने की बात नहीं है, वो कुछ दिन बाद फिर से अपने आप ही ठीक हो जाएगा या किसी थोड़ा बहुत मेडिकेशन के थ्रू हो जाएगा। लेकिन जब हैवी प्रोटीनूरिया हो रहा है यानी कि ग्लोबुलिन्स भी बाहर आने लग रहे हैं और 3.5 ग्राम से ऊपर जाने लग रहा है, देन यू हैव टू वरी। और क्योंकि अगर ये ज़्यादा बाहर प्रोटीन आने लगा तो जब प्लाज्मा प्रोटीन कम होने लगता है यानी प्लाज्मा प्रोटीन कम होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह बहुत लो हो जाएगा, जो कि ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता था, तो वो क्या होगा कि आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा देगा और आपका ब्लड का जो पूरा वाटर है वो आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाएगा और ये आपके इडिमा के लिए जो है जैसे कि रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और प्रोटीन आपका बाहर जा रहा है, लिपिड्स बाहर जा रहे हैं और इसकी वजह से जो है आपका जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो बहुत हैवी कैटाबलाइज करके आपके प्रोटीन को और लिपिड्स को ले करके बहुत हैवली स्वेल्ड अप हो जाएंगे और यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन लेवल ऑफ द योर वॉल्यूम जो है आपका कम हो जाएगा और हाइपर कंसंट्रेटेड ब्लड हो जाएगा। इसकी वजह से आपको ADH और जो आपको एंजियोटेंसिन है 2 वो रिलीज़ होने लगते हैं। इसकी वजह से आपको मेंटेन तो करने की कोशिश होती है बट फिर से इडिमा डेवलप हो जाता है बिकॉज देयर इज़ सम प्रॉब्लम, कंसिस्टेंटली वो लगी हुई है, प्रॉब्लम रहती है। सो इसमें पिटिंग एडिमा शुरू हो जाता है। पिटिंग एडिमा के बारे में या नॉन पिटिंग एडिमा के बारे में बाद में बात करेंगे। सो हमें ये समझना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसे कहेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब होगा जब हाइपर प्रोटीन्यूरिया हो रहा है, हाइपोप्रोटीनीमिया यानी ब्लड में प्रोटीन कम हो जाना एंड ग्लोबुलर ये जो जनरलाइज इडिमा हो रहा है, देन विल कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलेंगे, ओके। जनरलाइज नसार का एंड ऑल ये सब होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।